गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान, एनसीईआरटी मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 2 और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मनोवैज्ञानिक प्रदत्तों का स्वरूप। इससे पहले हम मनोविज्ञान जांच की विधियों में हम मनोविज्ञान जांच के लक्ष्यों के बारे में पढ़ चुके हैं, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरणों के बारे में पढ़ चुके हैं और अनुसंधान के वैकल्पिक प्रतिमान के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मनोवैज्ञानिक प्रदत्तों का स्वरूप। देखो, कल भी हमने बात की थी प्रदत्त यानी कि डाटा, जिनसे हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो जिनकी सहायता से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। वो जो हमारा डेटा होता है जिससे हम कोई रिजल्ट निकालते हैं वही उसको हम हिंदी में प्रदत्त बोलते हैं। ठीक है। जैसे जो मनोविज्ञान के विधियाँ होते हैं, मनोविज्ञान की विधियाँ जो होती हैं, हम अलग अलग सूत्रों से जो है जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्रदत्त या डेटा बोलते हैं। ओके। और ये कैसे होते हैं? व्यक्तियों के अव्यक्त अथवा व्यक्ति व्यवहार, यानी ऐसे व्यवहार जिनको हम देख सकते हैं और ऐसे व्यवहार जिनको हम नहीं भी देख सकते, उनको भी हम डेटा के रूप में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मपरक अनुभव मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित, ठीक है, इस तरह के होते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें जानकारी ये लेनी है कि प्रदत्त जो होते हैं ना डेटा, उनका स्वरूप किस तरीके का होता है ना। तो प्रदत्त जो होते हैं, देखो, अब आप अगर कोई व्यक्ति किसी एक परिस्थिति में जैसा व्यवहार कर रहा है ना, जरूरी नहीं है कि वो दूसरी परिस्थिति में वैसा ही व्यवहार करे। तो जैसे हम जो डेटा भी लेते हैं तो उसके लिए हम अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे सर्वे करना, साक्षात्कार करना, प्रयोग करना आदि। और हम अलग अलग लोगों से सूचनाओं को जो है एकत्रित करते हैं। किसी से भी ले सकते हैं हम प्रदत्त को, जैसे व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति से ले सकते हैं अपना प्रदत्त, समूह से ले सकते हैं, युवा, वृद्ध, पुरुष, महिला अथवा शहरी, किसी से भी ले सकते हैं, ग्रामीण किसी से भी ले सकते हैं। अब आप ऐसे सोचो कि एक विद्यार्थी है, अगर हम उसका इंटरव्यू लें यानी कि साक्षात्कार लें तो वह अलग तरीके से व्यवहार करेगा, लेकिन उसको पता है कि इसका इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन अगर हम उसको एक नेचुरल उसको इन्वॉर्मेंट दें, ये एक ऐसी स्थिति दे जहाँ उसको ना पता हो कि उसका जो है हम उसको देख रहे हैं, तो वो अलग तरीके से व्यवहार भी कर सकता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि जो शोधकर्ता होते हैं ना, वो प्रदत्त को एक संदर्भ विशेष में रखकर अर्थवान बनाता है, यानी जिस संदर्भ में उसका डेटा लिया गया है वहाँ पे उसका मीनिंग चेंज होता रहता है। मनोविज्ञान में प्रदत्तों के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसके अंतर्गत हम क्या है, डेटा क्या है, हम लोगों से जानकारियाँ लेते हैं। तो किस किस तरीके की जानकारी ली जाती हैं? जननांकीय सूचनाएं, ये इस तरह की सूचनाएं होती हैं जो व्यक्ति की पर्सनल सूचनाएं होती हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसकी एज कितनी है, उसका जेंडर कौन सा है, जन्म क्रम में कौन सा है, वो भाई बहनों में कौन से नंबर का है, उसके जो है शोधार्थियों की संख्या कितनी है, शिक्षा, व्यवसाय की स्थिति, बच्चों की संख्या कितनी है, आवास की भौगोलिक स्थिति, जाति, धर्म, माता पिता की शिक्षा, उनका व्यवसाय, परिवार क्या है, यानी जितनी भी व्यक्ति से या प्रोजेक्ट से संबंधित, जिसको हम अपने प्रयोग में लेना चाहते हैं या जिससे हम प्रदत्त को लेना चाहते हैं, जितनी भी उनकी पर्सनल जानकारी होती है उनको जननांकीय सूचनाएं कहते हैं। उसके बाद आती है भौतिक सूचना। भौतिक सूचना यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कि उसकी आर्थिक दशा कैसी है, जहाँ पर वो रह रहा है उसके आवास की दशा कैसी है, जिन कमरों में रह रहा है उनका आकार प्रॉपर है या नहीं, घर में, पड़ोस में, विद्यालय में उसके पास में उपलब्ध सूचनाएं कैसी हैं और यातायात के साधन की सुविधा कैसी है, ये सब चीज़ें सम्मिलित होती हैं। उसके बाद आता है दैहिक प्रदत्त। दैहिक यानी कि उसके शारीरिक दशाएं कैसी हैं, ये तो आप इसके नाम से ही जान गए होंगे कि जैसे उसकी लंबाई, वजन, उसके हार्ट की स्पीड कितनी है, थकान का स्तर कैसा है, गैल्वेनिक त्वचा प्रतिरोध कैसा है, और भी बाकी बहुत सारी, जैसे कि उसके मस्तिष्क की धारागत क्रियाएं, रुधिर यानी कि रक्त, ऑक्सीजन का स्तर, प्रतिक्रिया काल, निद्रा की अवधि कितनी है, और भी बहुत सारी जो जितनी भी उसकी दैहिक स्थितियाँ हो सकती हैं, यहाँ पे उन सब की जानकारी लेते हैं। उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक सूचनाएं। देखो, जितने भी मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं उन सब के बारे में जानकारी लेना मनोवैज्ञानिक सूचनाओं के अंदर आता है, जैसे कि बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, मूल्यांकन, सृजनशीलता, संवेग, अभिप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक विकार, भ्रमशक्ति, विभ्रांति, भ्रम, अवसाद बोधक और प्रात्यक्षिक
निर्णय, चिंतन प्रक्रियाएं, चेतनाएं, व्यक्तिपरक अनुभव और भी बहुत सारी मनोवैज्ञानिक सूचनाएं जो हैं जो व्यक्ति से प्रदत्त के रूप में ली जाती है। ये इनमें से हो सकता है कि आपको कुछ मनोवैज्ञानिक चीज़ों के बारे में या गुणों के बारे में जानकारी और कुछ के बारे में ना हो। जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा आप सब इनकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है। अब क्या होता है कि आप लोग अगर हम किसी एक व्यक्ति के रूप में इन सूचनाओं को देखें या फिर मापन की दृष्टि से इन सूचनाओं को देखें तो ऐसा हो सकता है कि ये जो है हमारी सूचनाएं हमें रिजल्ट ना देती दिखाई दे, लेकिन हम क्या करते हैं कि इनसे हमें ना अलग अलग तरीके की जो है जानकारी प्राप्त होती है और अलग अलग हम सांख्यिकी विधियाँ जो होती हैं उनका प्रयोग करके अपने रिजल्ट निकालते हैं और रिजल्ट के माध्यम से हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। अब हमने बात की थी कि प्रदत्त को इकट्ठा करने की कुछ विधियाँ होती हैं, तो अब थोड़ा सा हम इन विधियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ये कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। जैसे कि प्रेक्षण, प्रायोगिक, सहसंबंध, सर्वेक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, व्यक्ति अध्ययन आदि, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरीके से हम लोगों से डाटा ले सकते हैं। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि फुटबॉल मैच को देखते हुए दर्शकों के व्यवहार किस तरीके का है ना, उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि बच्चे जब अपनी कक्षा में ही परीक्षा देते हैं तो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, है ना। यानी कि जिस रूम में बैठते हो जिस रूम में क्लास बैठती है उसी रूम में अगर उनका पेपर हो जाए तो उनका प्रदर्शन थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। बुद्धि और आत्मसम्मान के बीच सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम कुछ डेटा को इकट्ठा करते हैं और अब हम इनके बारे में जानेंगे कि ये कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके माध्यम से हम कोई भी प्रदत्त का डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहले आती है प्रेक्षण विधि। परीक्षण इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। परीक्षण यानी कि जिसको हम देखें, है ना। प्रेक्षण ऑब्जर्व करना यानी कि किसी को देखना। हम क्या करते हैं कि देखो अपने दैनिक जीवन में भी हम लगभग हर चीज़ का प्रेक्षण करते रहते हैं, है ना। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम क्या देख रहे थे और हमने क्या देखा है। हम बहुत बार क्या करते हैं कि देखते तो हैं चीज़ों को लेकिन उनको प्रेक्षण नहीं करते, यानी उनको ऑब्जर्वेशन नहीं करते। हमारी आंखों के आगे चीज़ें रह के भी नहीं रह रही होती, हम जो हमारे लिए ज़रूरी होता है हम सिर्फ उनके ऊपर ध्यान देते हैं, है ना। और इस तरीके से हम क्या है कि प्रतिदिन जितनी भी चीज़ों को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है, ठीक है। और हमने ये भी अनुभव किया है कि जब हम किसी घटना को या व्यक्ति को हम कुछ देर तक ध्यान से देखते हैं तो उसके बारे में हमें बहुत सारी रोचक बातों का पता चलता है। तो अब हम जानते हैं कि जो प्रेक्षण विधि है उसमें क्या क्या हम लोग करते हैं और वो कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले तो आता है चयन यानी कि सिलेक्शन। देखो अब ऐसा तो नहीं है कि हम जितने भी हमारे आसपास की चीज़ें हम सभी पे ध्यान दें, और हमें क्या करना है कि हमें किसी एक विशेष व्यवहार का या वस्तु का हमें चुनाव करना होता है, क्योंकि हम मनोविज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि किसी एक व्यवहार का चयन करेंगे। जैसे कि कक्षा 11 के जो विद्यार्थी हैं वो अपने विद्यालय में समय कैसे व्यतीत करते हैं, हम इस बात का प्रेक्षण करना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो बातें संभव हो सकती हैं कि आप एक रिसर्चर के रूप में ये सोच सकते हैं कि हमें पता है कि भली बातें सब लोगों को जानकारी है कि जो विद्यालय है उसमें बच्चों की पढ़ाई होती है ना। और हम क्या कर सकते हैं कि हम जैसे बच्चों की पढ़ाई भी होती है, उनको अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, इंटरवल भी होता है जिसमें बच्चे गेम खेलते हैं, है ना। अदर एक्टिविटीज़ भी होती है जिनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इन क्रियाकलापों की एक सूची बना लेंगे जो विद्यालय में हो रही है और जाके हम उन्हें देख लेंगे कि कौन कौन से तो काम विद्यालय के अंदर हो रहे हैं और कौन कौन से नहीं हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरी बात यह हो सकती है कि हमको जानकारी ही नहीं है कि विद्यालय के अंदर क्या क्या होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि अब इस चीज़ का पता हम प्रेक्षण के द्वारा लगाएंगे कि विद्यालय में हो क्या रहा है। देखो हमें क्या जानना था कि कक्षा 11 के विद्यार्थी अपने विद्यालय में समय कैसे व्यतीत करते हैं। इसके लिए दो बातें हो सकती है, एक तो हमको पहले से पता है कि विद्यालय के अंदर क्या क्या होता है, दूसरा हमको पता ही नहीं है कि विद्यालय के अंदर बच्चे क्या करते हैं। तो पहले केस में हम क्या करेंगे, जो काम हमको पता है कि विद्यालय के अंदर हो रहे हैं उनकी एक लिस्ट बना लेंगे और जाके चेक कर लेंगे विद्यालय में कि क्या वो काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दूसरा हम क्या करेंगे, जब हमको पता ही नहीं है कि विद्यालय में क्या होता है तो प्रेक्षण के माध्यम से हम ये जानकारी इकट्ठा करेंगे कि विद्यालय में बच्चे करते क्या हैं।
उसके बाद आता है नेक्स्ट अभिलेखन। हमने चयन कर लिया कि किस व्यवहार की हमें जानकारी लेनी है, उसके बाद हम अभिलेखन यानी कि रिकॉर्ड रखेंगे, है ना। कोई भी हम अनुसंधान करते हैं तो हम अपने पास में रिकॉर्ड उसका रखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमने व्यवहार को हमने चयनित कर लिया, है ना, हमने ये एक लिस्ट बना ली कि विद्यार्थी में कौन कौन से जो है क्रियाकलाप होते हैं, और उनके बेस पे हमने क्या किया कि जब हमने ये देखा कि जो जो चीज़ें हमने सेलेक्ट करी थी वो हो रही हैं, तो जो हो रही है उसके सामने हम एक टैली समझते हो ना, ऐसे एक टैली होती है, दूसरी टैली, तीसरी टैली, चौथी टैली और एक 5 टैली का पेयर बन गया। तो हम ये रिकॉर्ड टैली के रूप में अपने पास में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और भी बहुत से मेथड होते हैं रिकॉर्ड करने के, जैसे कुछ हमने कोई सिंबल बना लिया, फ़ोटो ले ली, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ली, है ना, अलग अलग तरीक़ों से भी हम रिकॉर्ड को रखते हैं। उसके बाद अब क्या हुआ, हमने चयन कर लिया व्यवहार का, हमने जो है व्यवहार का को देख भी लिया, प्रेक्षण भी कर लिया। अब हम जो है हमारे पास जो डेटा आया है व्यवहार का प्रेक्षण करने से, उसका अब हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, यानी कि उससे हम जानकारी जो है इकट्ठा करेंगे। प्रेक्षण के पश्चात मनोवैज्ञानिक जो भी रिकॉर्ड या अभिलेख तैयार करते हैं उसका वो विश्लेषण या इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनालाइज करते हैं, ठीक है, यानी कि उससे हम कोई अर्थपूर्ण चीज़ निकाल सके और अपना रिजल्ट निकाल सके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि प्रेक्षण के भी कुछ प्रकार होते हैं कि प्रेक्षण होता कितने तरीके का है, ठीक है। तो इसके कुछ प्रकार हैं, हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो इसमें ना ये प्रकार जो हैं इनके एक दूसरे से ये जुड़े हुए भी हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं। सबसे पहले आता है प्राकृतिक बनाम नियंत्रित परीक्षण, यानी कि एक परीक्षण तो ऐसा है जो कि वास्तविक जगत में वास्तविक स्थिति में किया जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रकृतिवादी या फिर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्व करने वाला होता है या जो प्रेक्षण करने वाला होता है वो क्या करता है कि जिस तरह की परिस्थिति है एक्चुअल में वो उसमें कोई हेर फेर नहीं करेगा। प्रस्तन का मतलब होता है हेर फेर करना, और ना ही वो उसको नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। जो वो जैसी की जैसी है उसको वैसे ही वो प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन करेगा। जैसे कि अस्पताल के अंदर, घर में, विद्यालय में, है ना, या फिर दिन में देखभाल करने वाले केंद्रों पर हम जाएं और बस देखें कि वहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है कि हमें कई बार कुछ ऐसे कारकों को नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ जाती है जो व्यवहार को निर्धारित करते हैं, है ना, परंतु वे क्या है कि उनका हमें अध्ययन नहीं करना है। कुछ फालतू के व्यवहार जो होते हैं उनको हम नियंत्रित कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है कि इस तरह के जो परीक्षण होते हैं जिनमें हम व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं वो प्रयोगशाला के अंदर किए जाते हैं, फील्ड में तो नहीं कर सकते, है ना। और इस तरह के जो परीक्षण होते हैं हम उनको नियंत्रित परीक्षण बोलते हैं। समझ रहे हो ना, नेचुरलिस्टिक या प्रकृतिवादी परीक्षण कैसा होता है कि जिस तरीके का वो है उसी तरीके से उसको जो है देखना, उसका ऑब्जर्वेशन करना, परीक्षण करना। और नियंत्रित परीक्षण में हम कुछ व्यवहारों को जिनको हम अध्ययन नहीं करना चाहते उनको जो है हम नियंत्रित कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सहभागी बनाम असहभागी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ये भी दो तरीके का होता है। सहभागी का मतलब होता है, असहभागी की भी का मतलब होता है कि हम जिस घटना का प्रेक्षण कर रहे हैं उसको दूर से देखें, है ना, यानी उसके जो लोग हैं जिनका हम प्रेक्षण कर रहे हैं उनको पता ही ना चले कि हमने उनका प्रेक्षण भी किया है। और दूसरा क्या होता है, सहभागी। देखो सहभागी नाम से ही पता चल रहा है कि जिन लोगों का हम प्रेक्षण करना चाहते हैं हम उन्हीं के समूह का एक सदस्य बन जाए। और इसमें ऐसा भी हो सकता है दूसरे वाले में कि उनको पता भी हो सकता है कि हम उनका प्रेक्षण कर रहे हैं और उनको नहीं भी पता हो सकता है। जैसे कि अगर हम किसी कक्षा में शिक्षकों और जो विद्यार्थी हैं यानी जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके आपस में किस तरह से अंतःक्रिया होती है, हम इस तरह का प्रेक्षण करना चाहते हैं, इस तरह का ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें तो एक वीडियो कैमरा लगा देंगे जिससे सारी की सारी जितनी भी उनकी अंतःक्रिया है वो उसमें रिकॉर्ड हो गई और हम बाद में उनको देख लें, है ना। और क्या हो सकता है कि हम जाके क्लास में ही जाके इस तरीके से वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएं कि क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना हो, एक साइड बैठ जाएं क्लास में और किसी को पता ही ना, किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना हो कि हम कोई उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम क्लास में जाके बैठ गए तो क्या ये किस चीज़ का उदाहरण है, सहभागी भी का
और हमने जब कैमरा लगा के दूर से ही उसको रिकॉर्ड कर लिया तो वो असहभागी का उदाहरण होता है। ठीक है, लेकिन बहुत बार इससे क्या होता है कि इसका कुछ नुकसान भी होता है कि क्लास के अंदर अगर कोई बाहर का व्यक्ति बैठ गया आके तो क्लास की जो है अनुशासन बिगड़ जाएगा, या बच्चे उस तरीके से क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएंगे अपने टीचर से जिस तरह से वो नॉर्मल रूप में पूछते हैं। ठीक है, परीक्षण विधि का अब कुछ लाभ होता है कि जिससे क्या होता है कि इसमें हम उन घटनाओं का प्राकृतिक रूप से ही अध्ययन कर सकते हैं जिस वो में वो घटी होती हुई, लेकिन जैसे वो घटित हुई हैं ठीक हम वैसे ही उनका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि एक तो ये विधि जो है ना, इनमें जो है मेहनत बहुत लगती है और ये समय भी बहुत ज़्यादा लेती है। और बहुत बार क्या होता है कि पूर्वाग्रह यानी कि पहले से ही जो व्यक्ति परीक्षण कर रहा है उसकी अपनी सोच भी, उसके अपने पूर्वाग्रह भी जो है इसमें मिक्स हो जाते हैं, तो जो रिजल्ट आते हैं ना वो ज़रूरी नहीं है कि सही आएंगे। ओके, नेक्स्ट है प्रयोग विधि। बस इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास को हम ख़त्म करेंगे। प्रयोग विधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये वो विधि है जो मनोविज्ञान को एक विज्ञान का दर्जा दिलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्राय ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि एक नियंत्रित दशा में हम दो घटनाओं या परिवर्त्य यानी कि इनका दूसरा नाम होता है चर, और इनको हम बोलते हैं वेरिएबल यानी जिनका हमको मापन करना है, इनके बीच के हम कार्य कारण संबंध को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कार्य कारण संबंध यानी कि एक की वजह से कोई काम दूसरा काम हो रहा है, एक चर की वजह से दूसरा चर जो है वो घटित हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कार्य कारण संबंध। यानी कि इसमें क्या है कि एक कारक या परिवर्त्य या चर है ना, चर या परिवर्त्य, इसमें हमने परिवर्तन किए कुछ, और जो दूसरा हमारा कारक या चर या परिवर्त्य है उसके ऊपर जो है हम इसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। ठीक है, परिवर्त्य का संप्रत्यय, अब आप लोगों के लिए परिवर्त्य वर्ड नया है तो हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रयोग विधि में जो अनुसंधान करता है वो दो परिवर्त्यों के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, परिवर्त्य का मतलब होता है कोई भी उद्दीपक या कोई घटना जो बदलती रहती है, अर्थात इसके जो मान है यानी इसकी जो वैल्यू है वो भिन्न भिन्न हो सकती है, ये परिवर्तित होते हैं और इसीलिए हम इनका जो है मापन भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, परिवर्त्य वेरिएबल या चर। उदाहरण के लिए जैसे कि आप जिस कलम का उपयोग लिखने के लिए करते हैं वो एक परिवर्त्य नहीं है ना, लेकिन जो कलम होती है या जो पेन होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के आकार के आते हैं, प्रकार के आते हैं, रंगों के आते हैं, ये सभी क्या है, परिवर्त्य हैं। ठीक है, उसके बाद परिवर्त्य जो हैं बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम जो है मेनली यहाँ पे जो है दो परिवर्त्य के ऊपर हम ध्यान देंगे। पहला है आश्रित और दूसरा है अनाश्रित। ठीक है, अनाश्रित मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि इसको हम स्वतंत्र चर भी बोलते हैं, और दूसरा आश्रित इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। अनाश्रित या इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल है जिसको कि हम प्रस्तन करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया प्रस्तन का मतलब होता है फिर बदल करना या फिर मैनिपुलेट करना, और इससे क्या है कि ये वो होता है जिसको जो अनुसंधान करता है ना अपने प्रयोग के दौरान इसको परिवर्तित कर सकता है, यानी कि प्रयोगकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको चाहे तो बदल सकता है। ठीक है, और इसमें क्या करेगा कि इसका जो परिवर्त्य का जो प्रभाव है, यानी जब इसको परिवर्तन किया गया तो उसका जो प्रभाव है उसको वो नोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आश्रित या डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो आश्रित का मतलब क्या है, जो किसी के ऊपर डिपेंड हो रहा है ना, तो इसमें क्या होता है कि ये वो वाला वेरिएबल होता है या चर होता है जिसकी अनुसंधानकर्ता व्याख्या करना चाहता है ना, और इसमें क्या है कि अनाश्रित चर यानी स्वतंत्र चर में या इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब हम कोई परिवर्तन करते हैं तो उसका फर्क जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है। अनाश्रित परिवर्तन में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है और कुछ नहीं है। क्या है ये, आश्रित चर और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब क्या है कि
जो आश्रित और अनाश्रित यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो चर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को ना हम अलग नहीं कर सकते, इन दोनों की परिभाषा जो है एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रायोगिक और नियंत्रित समूह। देखो कोई भी अगर हम प्रयोग करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर हम दो समूह लेते हैं। पहला प्रायोगिक यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और दूसरा नियंत्रित यानी कि कंट्रोल ग्रुप। प्रयोग में एक से ज़्यादा प्रायोगिक भी समूह हो सकते हैं और एक से ज़्यादा नियंत्रित समूह भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के ग्रुप जो हैं वो सिर्फ एक एक ही होंगे। प्रायोगिक समूह वो वाला समूह होता है, ध्यान से सुनिए, प्रायोगिक समूह वो वाला समूह होता है जिसमें जो समूह के सदस्य हैं ना उनके ऊपर स्वतंत्र चर का फेरबदल किया जाता है। ठीक है, और नियंत्रित समूह वो समूह होता है जिसकी हम तुलना कर रहे होते हैं प्रायोगिक समूह से, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हम कोई भी फेरबदल नहीं करते हैं और बाकी की जितनी भी सिचुएशन होती हैं, जितनी भी दशाएं होती हैं वो प्रायोगिक और नियंत्रित समूह में सेम होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि प्रायोगिक समूह में हम स्वतंत्र चर को देंगे और नियंत्रित समूह में हम स्वतंत्र चर को बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, जैसे कि अब उसके बाद आता है कि जो प्रायोगिक और जो नियंत्रित समूह होते हैं ना उनमें जो प्रयोज्य हैं या प्रतिभागी हैं उनका जो वितरण होता है वो यादृच्छिक या रैंडम रूप में होता है। ठीक है, रैंडम का मतलब होता है कि किसी को ये नहीं पता होता कि कौन सा जो सब प्रयोज्य होता है वो किस समूह में जाएगा, यानी कि सभी जो समूह होते हैं इसके द्वारा जो है इनके एक समान होने की संभावना बनी रहती है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि आपको ना 20 लोग लेने हैं अपने प्रयोग के अंदर, 10 आपको प्रायोगिक ग्रुप में रखने हैं और 10 आपको नियंत्रित ग्रुप में रखने हैं। तो आप क्या करोगे, 20 के 20 की आप पर्ची बनाओगे, चिट बनाओगे और उनको एक बाउल के अंदर डाल दोगे। ठीक है, और फिर एक चिट उठाओगे प्रायोगिक में रख दोगे, दूसरी चिट उठाओगे नियंत्रित में रख दोगे। तो ये एक विधि है यादृच्छिकरण की। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं प्रयोग के अंदर जिनको हम नहीं चाहते कि वो हमारे प्रयोग के अंदर इन्वॉल्व हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि बाहरी जो परिवर्तन होते हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए हम कुछ नियंत्रण तकनीकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, चूँकि देखो सबसे पहला क्या काम करना होता है कि हमारे प्रयोग के अंदर स्वतंत्र चर से अलावा कोई और प्रयोग ना आए। तो इसलिए हम क्या करें कि जो बाहरी प्रयोग है ना उनको हमें कम करना है, और इसके लिए सबसे जो उत्तम उपाय होता है वो क्या होता है कि इस तरह के हम जो परिवर्तन होते हैं उनको हम एंटर ही ना होने दें। जैसे कि आवाज़ हो गई, बहुत ज़्यादा शोर हो गया ना, तो उसके लिए हम दम निरोधी चीज़ें लगाएं, है ना। बहुत ज़्यादा अगर वातानुकूलित जो कक्ष है, बहुत ज़्यादा गर्मी है या ठंड है तो वातानुकूलित कक्ष का प्रयोग करें, है ना। उसके बाद क्या होता है कि बहुत बार क्या होगा कि हमेशा ये कंट्रोल करना यानी चीज़ों को बाहर रखना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमें क्या प्रयास करना है कि इनका प्रभाव जो है स्थिर रहे, जिससे कि हमारी मतलब दोनों ही ग्रुप के ऊपर इनका प्रभाव पड़े, अगर पड़ रहा है तो इक्वल तरीके से, जिससे कि पूरा का पूरा जो प्रयोग है वो एक सा बना रहे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो परिवर्तन हैं, है ना, उनको हम सुमेल करें यानी मैच करें। अगर हमने ग्रामीण और शहरी लोग लिए हैं तो प्रायोगिक और नियंत्रित दोनों ग्रुप में वो लोग होने चाहिए। ठीक है, या फिर कुछ और अगर हमने कुछ ये ऐसे लिया है कि बुद्धि के आधार पर हम कोई मापन करना चाह रहे हैं तो सबकी बुद्धि जो है लगभग हम जो है यादृच्छिकरण से लोगों को इस तरह से दोनों ग्रुपों में डिस्ट्रीब्यूट करें कि लगभग सबका जो है बुद्धि का मापन जो है वो एवरेज है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बहुत बार क्रम प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी तकनीक का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रयोगकर्ता चाहे तो क्या कर सकता है कि अपने जो उसको जो टास्क देने हैं अपने प्रयोग के अंदर उनके क्रम को परिवर्तित कर दे। ठीक है, यानी कि कुछ लोगों को अपने ग्रुप में जो है
अलग तरीके से कर्म दे और कुछ को अलग तरीके से कर्म दे, और इसी प्रकार जो है बाकी के लोगों को भी वो कर्म दे। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अलग अलग तरीके से अगर हम यादृच्छिकरण का प्रयोग करेंगे तो जो हमारे समूह हैं वो आपस में लगभग समान ही होंगे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम क्षेत्र प्रयोग और प्रायोगिक कल्प के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।